बड़ी खबर आपको बताएंगे आज की पहाड़ से आती हुई, जिसमें आपको बताएं कि आज बजट पेश किया जाएगा। आज बजट का दिन है उत्तराखंड में। आज धामी सरकार विधानसभा में अपना बजट पेश करने जा रही है। दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट पेश करेंगे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट का अनुमान है। पिछले साल 89,000 करोड़ का बजट था। अब की बार आप ये कहिए कि आंकड़ा बढ़ा दिया गया है, आकार बजट का बढ़ा है। 1 लाख करोड़ का बजट आज पेश किया जाना है। बजट सत्र का आज तीसरा दिन भी है और सदन में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसके साथ ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पर सदन में टेबल पर यह बिल रखा जाएगा। भू कानून संशोधन बिल भी आज सदन में पेश हो सकता है। बुधवार को कैबिनेट ने भू कानून संशोधन को मंजूरी दी थी। बजट सत्र के आज भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सदन के अंदर और बाहर हंगामा देखने को मिलेगा। कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव भी करेगी। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। दोपहर 12 बजे कांग्रेस का विधानसभा कूच का भी प्रोग्राम है। प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक इसमें शामिल रहेंगे। इस पर और जानकारी अपने सहयोगी से लेंगे। बहरहाल आपको बता देते हैं कि आज बहुत बड़ा दिन, आज बजट पेश किया जाना है। 1 लाख करोड़ का बजट हो सकता है, जैसा अनुमान दिखाया जा रहा है कि बजट का आकार पिछली बार के बजट से बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की। विधानसभा घेराव किया जाएगा आज कांग्रेस की तरफ से। और जानकारी दीपांकर इस पर देंगे, लाइव हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, आज बजट पेश किया जाना है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज अपनी और बीते 2 दिनों की तुलना में ज्यादा सख्त प्रदर्शन की तैयारी की हुई है। दोनों पर अपडेट्स दें। बिल्कुल कंचन, आज बजट पेश होना है और 12:30 बजे का वक्त रखा गया है और 12:30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज करीब 1 लाख करोड़ का बजट उत्तराखंड के लिए रखेंगे साल 2025 और 26 के लिए। और पिछली बार की अगर बात करें तो 89 करोड़ 89,000 करोड़ का ये टोटल बजट पिछली बार का था। इस बार ये देखना होगा कि किन सेक्टर से खासतौर पर गवर्नमेंट यहां पर फोकस करती है, किस सेक्टर को खासतौर पर बजट ज्यादा दिया जाता है। वो चाहे खेती किसानी की बात हो, महिलाओं का सेक्टर हो, युवाओं का सेक्टर हो, जहां तक बात है शिक्षा और स्वास्थ्य की, उसमें क्योंकि एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसमें कोई आपको वापस इनकम नहीं होती, तो वहां पर कितना बजट इस बार गवर्नमेंट रखती है स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए। क्योंकि 2 ऐसे सेक्टर हैं जिनको लेकर खासा ये रहा है उत्तराखंड में कि इनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और दोनों का स्तर काफी गिरा है। जहां तक अब बात आएगी कि जीएसटी कलेक्शन, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आएगी तो क्या जीएसटी कलेक्शन रहा, कितना उत्तराखंड की इनकम रही, उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय क्या है। हालांकि इसके कुछ जो पॉइंट्स थे वो रखे थे यहां पर सेक्रेटरी ने, लेकिन आज खुद फाइनेंस मिनिस्टर इसे पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को कि क्या कुछ उत्तराखंड में अभी है, सकल घरेलू उत्पाद कितना उत्तराखंड का है, उत्तराखंड की पोजीशन किस तरीके की है, ये सब आज बजट में पेश होगा। इसके अलावा अगर बिल्स की बात करें तो जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बिल है जो हल्द्वानी में प्रस्तावित है, वो आज यहां पर बिल टेबल होगा। भू कानून संशोधन विधेयक को कल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आज हो सकता है कि उसे विधानसभा में टेबल किया जाए, क्योंकि भू कानून का वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था कि बजट सत्र में वो लेकर आएंगे, लेकिन अभी इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया कि टेबल होगा या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आज यह टेबल होगा। जहां तक बात है कांग्रेस के प्रदर्शन की, पिछले 2 दिनों में कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन के अंदर हंगामा किया, चाहे स्मार्ट मीटर की बात रही हो और दूसरे और मुद्दे रहे हो, लेकिन आज कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन करने वाली है। खासतौर पर यूसीसी के अंतर्गत जो कानूनी मान्यता दी गई लिव इन रिलेशनशिप को, उसको लेकर कांग्रेस का यह आज सड़क पर प्रदर्शन है। लगभग 12 बजे का वक्त रखा गया है, जिसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और कांग्रेस के जो विधायक यहां पर है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर और खास बात यह है कि आज मौसम बदला है देहरादून में, सुबह से बारिश है, तो इस बारिश के बीच में मौसम कहीं ना कहीं सर्द भी हुआ है, थोड़ा ठंड भी बढ़ी है। तो लेकिन आप देखते हैं कितना तापमान गर्माता है सदन के अंदर और सड़क पर। जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी के लिए। आप दोनों खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते अपने दर्शकों को बताते हैं कि मंगलवार को विधानसभा में हंगामा हुआ, तू मैं हुई, इस पर बुधवार को भी आपने सदन में ऐसा ही हंगामा छाया हुआ देखा। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस विधायक से माफी की मांग की है, लेकिन कांग्रेस विधायक नहीं माने। फिर स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया। आज भी हंगामे के आसार हैं, आप रिपोर्ट देखिए।
माफी मांगो आज मांगो। अरे दादागिरी नहीं चलेगी माने भर, बताइए। मंत्री माफी मांगो। ये दृश्य है बुधवार की बजट सत्र की कार्यवाही का, जब सदन में असंसदीय व्यवहार की बात पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष से विधायक रेणु बिष्ट, आशा नौटियाल ने सदन की गरिमा को लेकर कांग्रेस विधायक से माफी मांगने की मांग की, जिस पर हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष ने मोर्चा संभाला तो सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने, मुझे जहां तक ध्यान आता है कि शायद पहली बार इन्होंने अभिभाषण में अंदर जाके वैल में जाके विरोध किया। विरोध तक तो हमें समझ में आता है, लेकिन उसमें जिस प्रकार से अश्लील शब्दों का, गाली गलौज का इस्तेमाल एक माननीय विधायक के द्वारा किया गया और सभी को खराब लगा। करीब 15 मिनट तक प्रश्नकाल में सदन की कार्यवाही हो हल्ले के चलते बाधित रही। हालात ये हो गए कि स्पीकर को खड़े होकर दुहाई देनी पड़ी कि अब सदस्यों को अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। इस पर स्पीकर ने विधानसभा की एथिक्स कमेटी को मामला रेफर कर दिया। अब कमेटी इस मामले की जांच करेगी। राजनीति इतनी भी आवश्यक नहीं है कि हम अपने व्यवहार और अपने आचरण का ध्यान न दें। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से ना हो कि हम अपने व्यवहार को और अपने आचरण को, अपने शब्दों को सोच समझ के ना इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो निंदा मैंने एथिक्स कमेटी को भेज दिया है, अब उस पर आगे देखते हैं क्या। उत्तराखंड विधानसभा में पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब सदन में संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया। 2023 में गैरसैंण में आयोजित एक सेशन में स्पीकर को विपक्ष के 15 विधायक एक दिन के लिए सस्पेंड करने पड़े थे। तब विधायकों पर नियमावली बुक फाड़ने, मेज पर चढ़ने जैसे आरोप लगे थे। न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज उसका तीसरा दिन है। बिजली का स्मार्ट मीटर या फिर इसके अलावा कोई और मुद्दा, कांग्रेस कोई भी मुद्दा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर हंगामा हुआ। सरकार ने साफ कर दिया कि स्मार्ट मीटर में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसका नुकसान जनता को हो। रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में तख्तियों के साथ कांग्रेस विधायक सदन की गैलरी में बैठ गए, तो फिर काम रोककर सदन में स्मार्ट मीटर पर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने स्मार्ट मीटर पर काम तो नहीं रोका, लेकिन चर्चा को मंजूर कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने स्मार्ट मीटर को पब्लिक के लिए परेशानी वाला बताया। वहीं सड़क में मीटर तोड़ने वाले कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि ऊर्जा निगम स्मार्ट मीटर के नाम पर गुमराह कर रहा है। वहीं बार बार मीटर बदलकर पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सच्चाई सामने आ गई है। जीनियस कंपनी के लोग जेलों में हैं। सच्चाई सामने आ गई। 2027 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अभी 1 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हैं, दोबारा बदलने की क्या जरूरत पड़ी थी? एकदम बदलने से 2-4-5 साल तो लगाते, उसका रिजल्ट तो देखते। क्या देखा आपने उस रिजल्ट में? आप रिचार्ज करने जा रहे हो, आजकल गरीब आदमी। स्मार्ट मीटर पर ऊर्जा निगम साफ कर चुका है कि फिलहाल कोई भी प्रीपेड मीटर नहीं लगने जा रहा है और बिजली खर्च करने के बाद ही लोगों को बिल भरना होगा। यही बात सरकार भी कह रही है। इधर बीजेपी से जुड़े विधायकों का कहना है कि डिजिटल युग में सब कुछ स्मार्ट हो रहा है, तो बिजली मीटर में क्या बुराई है। तो यदि यूपीसीएल ने क्लियर कर दिया है कि प्रीपेड नहीं है, तो स्मार्ट मीटर में क्या दिक्कत है? स्मार्ट मीटर तो सुविधाजनक है। मॉडर्न कार में चलना चाहते हैं, मॉडर्न बस में चलना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक बस में चलना चाहते हैं, धक्का परेड वाली गाड़ी में नहीं चलना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी स्मार्ट क्यों ना हो। उत्तराखंड में अभी स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत हुई है और 2.5 साल में 15,88,000 मीटर लगने हैं। ऊर्जा निगम और सरकार साफ कर चुके हैं कि पब्लिक को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन विपक्ष स्मार्ट मीटर को स्मार्ट नहीं मुसीबत बता रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। उत्तराखंड को फाइनली सख्त और नया भू कानून मिलने जा रहा है, जिसके बाद राज्य में बाहर के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। खासकर प्रदेश के 11 जिलों में कृषि और बागवानी के नाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी अब, जबकि कई अन्य कड़े प्रावधान भी भू कानून में लाए गए हैं। रिपोर्ट देखें।
उत्तराखंड के इतिहास का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। विधानसभा के बजट सेशन के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें नए और सख्त भू कानून के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। गुरुवार को सरकार इस विधेयक को सदन में ला सकती है और सदन से हरी झंडी मिलते ही राज्य में नया भू कानून लागू हो जाएगा। नए भू कानून के मुताबिक हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर बाकी 11 जिलों में कृषि बागवानी के लिए बाहरी राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद पाएंगे। उद्योग समेत किसी विशेष प्रयोजन के लिए जमीन खरीदनी हो तो सरकार से मंजूरी लेनी होगी। राज्य से बाहर का व्यक्ति पहाड़ हो या मैदान अपने परिवार के लिए सिर्फ 250 वर्ग मीटर ही जमीन खरीद सकेगा। यही नहीं, जमीन खरीदते वक्त भी सब रजिस्ट्रार को इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा। लैंड यूज बदलने का अधिकार भी अब डीएम से हटाकर शासन को सौंप दिया गया है। और काफी आंदोलन भी हुए और मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा उत्तराखंड के आम जनमानस को दिलाया था, देवतुल्य जनता को दिलाया था, वो आज धामी जी की सरकार ने पूर्ण किया है। और कैबिनेट में भू कानून को स्वीकृति दी गई है। इसमें 3-4 बिंदुओं के ऊपर आज चर्चा हुई थी। उस चर्चा को देखते हुए कैबिनेट ने उसको स्वीकृति दी है। सदन में उसको लाया जाएगा और सदन में लाने के बाद पारित होने के बाद उसको उत्तराखंड में लागू करेगा। कुछ अमेंडमेंट्स हमने जो है उनको निरस्त किए हैं। हमने 11 जिलों को, जो पर्वतीय जिले हैं, उनको उनमें जमीन खरीदने के ऊपर टोटल प्रतिबंध लगाया है। 2 जिलों को हमने, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को एग्जेम्प्ट किया है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं हमारे। और जो हमने इंडस्ट्रियल समिट किया था उसमें बहुत सारी कंपनीज के एमओयू हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से सख्त भू कानून की मांग हो रही थी। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिया था कि जल्दी सख्त से सख्त भू कानून लाया जाएगा और अब मुख्यमंत्री धामी ने अपना वादा पूरा किया है। सीएम धामी ने ट्वीट करके कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। ये ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करेगा। साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार के फैसले से पहाड़ के बीजेपी विधायक खासे खुश हैं। बुधवार को कैबिनेट में भू कानून को हरी झंडी देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तीर से 2 निशाने किए। पहला ये कि मुख्यमंत्री ने बजट सेशन में भू कानून लाने का अपना जनता से किया वादा पूरा कर लिया, तो दूसरा, विपक्ष को भी एक झटके में चारों खाने चित कर दिया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। अब आपको बताएं आगे बढ़ते हुए कि नए भू कानून के मसौदे से कांग्रेस और बीएसपी को आपत्ति है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि भू कानून में 2002 से 2024 के बीच में हुए संशोधन पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। इससे साफ हो जाएगा कि इन संशोधन की आड़ में जमीनों की कितनी बंदरबाट हुई है। बीएसपी विधायक शहजाद का कहना है कि हरिद्वार में किसानों की 70% जमीनें बिक चुकी हैं। इसके बाद भी हरिद्वार में जमीनों की खरीद की छूट दे दी जा रही है। आज तक का जो 2002 से लेकर 2024 तक भू कानूनों में कितने परिवर्तन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। लगातार जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है। जिन उद्देश्यों के लिए जमीन दी गई उसका लैंड यूज चेंज कर दिया गया। हरिद्वार में 70% जमीन बिक चुकी है किसानों की। वही ले रहे हैं जो यहाँ देहरादून में ज्यादा पैसा कमाते हैं, सब उनके कब्जे हैं, वही जमीन खरीद रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जिले का जिले में ही खरीद पाए, बाहर ना खरीद पाए, ना ही बागवानी के लिए ना खेती के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं देहरादून से खबर आ रही है जहां पूर्व सीएम हरीश रावत अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। हरीश रावत को डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज नहीं किया है। हरीश रावत को सांस लेने में दिक्कत आई थी, पांव में सूजन है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। बुधवार को हरीश रावत का कंप्लीट चेकअप हुआ है। बुधवार को हरीश रावत को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो अब भी भर्ती हैं। हालांकि इनकी बेटी ने कहा कि अब तबीयत ठीक है, जल्द ही घर जाएंगे, डिस्चार्ज किए जाएंगे। लेकिन बड़ा अपडेट, हरीश रावत कंप्लीट चेकअप होने के बाद अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। उधर हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक प्रवंश सिंह चैंपियन किसी न किसी बहाने अस्पताल में जमे हुए हैं।
शनिवार रात उन्हें लूज मोशन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद सोमवार को डॉक्टरों ने उन्हें फिट बताया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए। इसके बाद भी चैंपियन कभी और जांच कराने तो कभी इन्फेक्शन की बात कहकर अस्पताल के HDU वार्ड में जमे हुए हैं। उधर जेल प्रशासन ने भी चैंपियन के स्वास्थ्य पर जिला अस्पताल को पत्र लिखा है। 4 दिन बाद भी चैंपियन की तबीयत पर जिला प्रशासन और जेल प्रशासन कुछ भी साफ नहीं बोल पा रहा है। आज आपको बताएंगे CJM कोर्ट में चैंपियन की पेशी है। अगर उन्हें जमानत नहीं मिली तो उनकी रिमांड बढ़ाई जा सकती है। इस मामले पर और अपडेट लेते हैं पुलकित शुक्ला से। पुलकित शुक्ला, सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी चैंपियन की तबीयत कैसी है, क्योंकि अभी भी वो जेल में गए नहीं है, वो अस्पताल में ही है। क्या कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है? क्या इन्फेक्शन की जो बात वो कह रहे हैं, तबीयत और खराब होने की बात जो कह रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी बात सही है? देखिए, शनिवार की रात में चैंपियन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लूज मोशन की उन्होंने शिकायत बताई थी। उसके बाद में जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। HDU जो वार्ड है यहाँ पर, उसमें उनको भर्ती किया गया। उनका इलाज चल रहा था और रविवार में उनकी हालत में काफी सुधार हुआ। सोमवार को अस्पताल की ओर से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और रेफरल डिस्चार्ज किया गया। इसका ये अर्थ होता है कि आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब आपकी जो है तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक है। जिस समस्या को लेकर आप यहाँ पर आए थे, और अगर आपको कोई फर्दर जांच करानी या फायर सेंटर जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन जो है चैंपियन को दिए गए थे, लेकिन चैंपियन हेड सेंटर भी नहीं गए और उसके अलावा उन्होंने डिस्चार्ज भी नहीं लिया। अस्पताल का बेड भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद में वो नई तरह की समस्या उन्होंने डॉक्टर्स को बताई, जैसे कि यूरिन में इन्फेक्शन है या अन्य कई जगह पर दर्द उन्होंने बताया, जिसका डॉक्टरों ने फिर से इलाज किया। कल की अगर स्थिति की बात करें तो कल भी डॉक्टरों की ओर से कहा गया कि वो पूरी तरह से फिट है। सर्जन की ओर से पूरी तरह से जो अपना रिकमेंडेशन दिया गया, जो रिपोर्ट दी गई, उसमें उनको ठीक बताया गया। हालांकि उनके कहने पर, उनके बार बार कहने पर फिजिशियन ने जरूर उनको रात में रखने के लिए कहा कि अगर पेशेंट कह रहा है कि उनको किसी तरह की यूरिन में इन्फेक्शन है तो उसको जरूर इलाज के लिए, उनको जरूर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। लेकिन इसमें जो है बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी भी तरह का, क्या लूज मोशन की शिकायत हो, चाहे वो इन्फेक्शन की शिकायत हो या वो किसी भी तरह की दर्द की शिकायत हो, क्या सभी को उसमें अस्पताल में भर्ती किया जाना जरूरी होता है? वो भी एक जेल के एक बंदी को, जिसकी सुरक्षा भी काफी संवेदनशीलता का ये मामला है, सुरक्षा का मामला भी। और अगर जितने भी लोग हैं सारे अस्पताल अगर पहुंचते हैं, क्या वो पेट के दर्द की शिकायत लेकर पहुंचते हैं, इन्फेक्शन की शिकायत लेकर पहुंचते हैं, तो क्या सभी को अस्पताल में बेड दिया जाता है? यहाँ पर जो बेड है वो भी एक HDU यूनिट है कि जो कि अस्पताल में, क्योंकि ICU नहीं है, एक छोटे ICU की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। एक साधारण जो वो वार्ड है वो वार्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो अन्य जो मरीज है, अगर किसी को HDU की जरूरत होती है, मतलब ये चैंपियन की तरफ से जेल से बाहर रहने का एक तरीका है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पुलकित। बढ़ रहे हैं आगे, अपने दर्शकों को बताते हैं कि उत्तराखंड में इन दिनों पुलिस और जिला प्रशासन के बीच में तनातनी साफ देखने को मिल रही है। मामला जिला प्रशासन से जुड़ी हुई मुखबिरी का बताया जा रहा है। सोर्सेज की माने तो इसमें खुद प्रशासनिक अधिकारियों के गनर शामिल हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुलिस और जिला प्रशासन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में नैनीताल की जिला अधिकारी वंदना सिंह ने पुलिस विभाग से मिले अपने सभी गनर वापस कर दिए। बताया जा रहा है कि इसकी वजह ये है कि गनर द्वारा प्रशासनिक कामकाज की मुखबिरी पुलिस विभाग तक पहुंचने का संदेह था। अब डीएम ने इसके बजाय PRD और होमगार्ड के जवानों को सुरक्षा का जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन जब मीडिया ने इस मुद्दे पर डीएम से सवाल किए तो जिला अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। पुलिस सुरक्षा और गनर हटा देना भले ही मामला निजी रहा हो, लेकिन कई तरह के मामले देहरादून और तमाम जिलों में भी सामने आते रहे हैं। हालांकि नैनीताल जिले में डीएम द्वारा हटाई सुरक्षा को लेके डीएम ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मुखबिरी का डर इन डीएमओ को तो नहीं है? इसी तरह का मामला देहरादून में भी देखने को मिला, जहां जिला प्रशासन रोमियो और सर्किल बार पर देर रात तक संचालक के चलते कार्रवाई की और 15 दिनों के बाद इन्हें सील कर दिया। लेकिन यहां कार्रवाई बिना पुलिस को बताए की गई, जिससे पुलिस विभाग नाराज हो गया। इसके अगले ही दिन पुलिस ने भी जवाबी कदम उठाते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों से उनके गनर वापस बुला लिए। सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे बड़ी वजह यही है कि गनर प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देते थे। वहीं प्रशासन की ओर से PM दौरे और विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा बलों की कमी का भी मुद्दा बताया जा रहा है। इस तरह का कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन या कोरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ है
और क्योंकि ये बात फैक्चुअल है कि अभी ऑनरेबल पीएम विजिट भी ऑन दी कार्ड्स है और हमारी असेंबली सेशन भी गतिमान है। सो फोर्स ड्यूटीज़ की डिमांड नेचुरली बढ़ जाती है। सो डेट माइट बी द रीज़न कि जो फोर्सेस हैं वो सोर्स करनी पड़ती हैं, मोबिलाइज करनी पड़ती हैं। नैनीताल से देहरादून तक पुलिस और प्रशासन के बीच जारी यह विवाद सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े आपसी विश्वास की ओर इशारा करता है। सवाल यह है कि क्या यह टकराव आगे भी जारी रहेगा या कोई समाधान सरकार निकाल पाएगी। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ा कदम उठाया। जल्दी प्रदेश में 2 और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उत्तराखंड में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। देहरादून और उधम सिंह नगर, जहां के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन फिलहाल है, लेकिन जल्द ही हरिद्वार और नैनीताल में भी साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। इसके अलावा देहरादून, रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूँकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और